नमस्कार मित्रों, पाठक की चौपाल पर आपका फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और इस चौपाल पर कविताओं के अलावा, कवि सम्मेलन के वीडियो के अलावा मैं समय समय पर हमारे कवि मित्रों का, वरिष्ठ कवियों का इंटरव्यू के रूप में भी कुछ वार्ता भी प्रसारित करता रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचाता रहा हूँ। इसी कड़ी में, इसी संदर्भ में आज हमारे साथ, हमारे बीच मेरे इंदौर शहर के वरिष्ठ कवि, मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक और हमारे कविता के जो मेरे तेवर हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपकी विचारधारा से प्रेरित बहुत सारी बातें आती भी हैं, बहुत सारे संस्कार भी आपसे मुझे मिले हैं वो भी आते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी कविताएं भी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेंगी, बहुत अच्छी कविताएं पहुंचेंगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। आज हमारे बीच में है और आप भी साठोत्तरी तक पहुंच गए हैं और आपके साथ कविता लिखते, पढ़ते, सीखते, समझते कहीं न कहीं मैं भी बचपन से लेकर 55 तक की मेरी यात्रा हो चुकी है। तो मैं आपके संदर्भ में या मेरे संदर्भ में 4 पंक्तियों से आप पहुँचाना चाहता हूँ। हमने क्या खोया, क्या पाया, इस बात के लिए कि बचपन से लेकर 55 तक हर पल कविता में बीता है। वही हाल मेरे भी हैं, वही हाल भाई साहब के भी हैं। एक मुक्तक देना चाहता हूँ कि बचपन से लेकर 55 तक हर पल कविता में बीता है। भरी हुई है शब्द संपदा, जेब मगर बिल्कुल रीता है। मित्र चित्र में क्या रखा है। ये सुंदर सुंदर मुकुटे चेहरे कहीं कोई मायने नहीं रखते, लेकिन क्या मायने रखता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि मित्र चित्र में क्या रखा है। इत्र प्यार का महक रहा है। हमने जग हारा है लेकिन तुम सबका तो दिल जीता है। हमने जग हारा है लेकिन तुम सबका तो दिल जीता है। तो कवि, एक कलमकार क्या कमाता है, क्या चाहता है, क्या पाता है, क्या खोता है, आप सब जानते हैं। वही स्थिति हम सबकी भी है। तब भाई साहब का परिचय मैं क्या अपने शब्दों में दूंगा। इनकी कविताएं, इनका खुद परिचय है, पूरे देश में इनका नाम है। आदरणीय गुरुवर सत्संग जी के शहर में उनके साथ रहते, पढ़ते, कई बार बैठते हैं साथ में। मेरे तो खैर गुरुदेव हैं आदरणीय सत्संग जी, बहुत कुछ हम लोग उनसे सीखते हैं, उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है। तो आदरणीय श्याम सुंदर व्यास जी शहर के कवि कुल के पूर्वज हमारे हुए हैं, आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनका सानिध्य आदरणीय को मिला है। सरोज कुमार जी के शहर से हम लोग हैं। आदरणीय चंद्रसेन विराट जी के शहर से हम लोग हैं, जिनके साथ कई कार्यक्रमों में, गोष्ठियों में हम लोग बैठे हैं। भाई साहब की कविताएं वहाँ रही हैं और उसकी अलग पूरे देश में पहचान है। आदरणीय से मैं बात कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात फिर कहना चाहता हूँ मैं। आप भाई साहब से मुखातिब होऊंगा कि दिल की दिल्ली के राजा, भाई साहब मुक्तक बहुत छोटा सा आप शायद अच्छा लगेगा कि दिल की दिल्ली के राजा हम, उस पर राज हमारा है। मुझे लगता है जो आप लोगों को कविता पढ़ते देखता हूँ, आपका जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, कहीं कहने का साहस मैंने किया है कि दिल की दिल्ली के राजा हम, उस पर राज हमारा है। कल था कल हो या ना हो, कल था कल हो या ना हो, पर निश्चित आज हमारा है। कलम हाथ में थमा भगवती, दिल में रहती है हरदम, उसका हाथ रखा है सर पर तो हर ताज हमारा है। उसका हाथ रखा है सर पर तो भाई साहब, मैं मेरे चौपाल के जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनके साथ साथ पूरे देश के कवि मित्र हैं जो हमारे, आपके भी बहुत प्रशंसक हैं, उन सब से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस वार्ता के माध्यम से, तो आप उनका आभार स्वीकार कीजिए, उन्हें संबोधन कीजिए, फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वयं कविता के बहुत अच्छे सशक्त हस्ताक्षर हैं और जो देश में वर्तमान में कविता और साहित्य की जो स्थिति बन रही है जी, उसमें सबसे बड़ी समस्या और अच्छाई, 2 चीज़ें आई जी। अच्छाई ये है कि हर कवि, हर साहित्यकार अपनी लेखनी से पूरे विश्व को परिचित करा रहा है। वर्तमान टेक्नोलॉजी जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अन्य सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से हर कवि, हर साहित्यकार देश के और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। पहुंच रहा है, ये बहुत अच्छी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ पर छोटे छोटे कवियों को, छोटे छोटे साहित्यकारों को स्थान नहीं मिलता था समाचार पत्रों में या अन्य जगह,
वो आज पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। जी निश्चित। दोष इसमें ये है कि समस्याएं इसमें ये है कि उसमें न तो साहित्यानुशासन है बहुतों में और न ही काव्यानुशासन है। जी काव्यानुशासन और साहित्यानुशासन गुरुओं और अपने से वरिष्ठ कवियों साहित्यकारों की संगति से आता है, जी अध्ययन से आता है। जी क्योंकि जो काव्य का हेतु कहा गया है उसमें शक्ति निपुणता, आचार्य मम्मट ने कहा है, शक्ति निपुणता अभ्यास और लोक शास्त्र का अध्ययन, जी गुरुओं की शास्त्रज्ञों का साथ, इसको हेतु माना गया। जी ये सब मिलाकर के एक हेतु है, न चाहे हेतवा, बहुत सारे हेतु नहीं। आखिर कैसे होती है कविता? जी तो शक्ति तो अपने आप स्वतः ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है, भगवती प्रसन्न होती है, लेकिन उसे मांझा जाता है अध्ययन से, अभ्यास से और गुरुओं के तथा विद्वानों के माध्यम संगति से। जी यह उसमें कमी आती जा रही है। ऐसी स्थिति में आप सभी लोगों से निवेदन ये करना चाहता हूँ जो नए साहित्यकार हैं कि अपने वरिष्ठों का मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करें, जो जहाँ है अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करें, मानव मूल्यों को ध्यान में रखें तथा संवेदनाओं को और कैसे जगाया जाए, कैसे प्राणियों में करुणा उत्पन्न की जाए, इस प्रकार के भाव आप अपनी कविताओं से और साहित्य से दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन भाई साहब, मंचों की स्थिति आज बहुत विपरीत हो गई है। जैसा कि आप ने एक लंबी यात्रा की है और लेकिन मंचों पे आज देखने में आ रहा है कि लोग 4 लाइन लिख के, 4 चुटकुले लिख के या 25 चुटकुले याद करके मंचों पे पहुंच रहे हैं और तिकड़मों के माध्यम से मंच कुछ खड़े करके वो अपनी पूरी दुकानदारी एक सिस्टम जैसा चला रहे हैं। वहाँ अच्छे कवि, अच्छे कलाकार कहीं न कहीं उससे पीड़ित होते हैं, कहीं न कहीं उनका नुकसान होता है, क्योंकि जहाँ उन्हें होना चाहिए था अच्छे कलाकारों को, उन मंचों पर चुटकुलेबाज स्थान बना चुके हैं। और जो लोग कहीं न कहीं व्यापार में फंस गए हैं, अच्छे कवि भी फंस गए हैं, वो भी उन्हें ही महत्व देते हैं। उनको मालूम है कि फला व्यक्ति, फला कवि अच्छा कवि है, उसको उसकी कविताएं मंच पर आना चाहिए, लेकिन वो नहीं पहुंच पाती। वो मंची व्यापारिक दृष्टिकोण से जो भी हो, लेकिन वो उस तरह से होते हैं और कभी भी कहीं ये ध्यान नहीं रखते कि हमें मंची प्रसिद्धि, क्षणिक प्रसिद्धि तो मिल गई है, लेकिन जो वास्तविक प्रसिद्धि है मंच में जो लंबी यात्रा होती है, उसका नाम सदियों तक याद रहे, आगे आने वाली पीढ़ी उसे याद करे, वो कविता के माध्यम से ही होती है, चुटकुलों के माध्यम से कभी नहीं होती है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो लोग कुछ तो भी उल्टा सीधा लिखा करके सोशल मीडिया पर आजकल प्रसिद्धि पा रहे हैं, अपनी यार दुकानदारी चला रहे हैं, कहना चाहता हूँ कि लोग धड़ाधड़ क्यों लिखते हैं। मतलब सवाल आपसे करना चाहता हूँ, लोग धड़ाधड़ क्यों लिखते हैं? क्या लिखना मजबूरी है? धड़ाधड़ लिख रहे हैं। तो फेसबुक पे ऐसा लग रहा है कि फेसबुक ही कविता का पूरा महाविद्यालय हो गया है, बाकी कहीं कुछ सीखना ही नहीं है। लोग धड़ाधड़ क्यों लिखते हैं? क्या लिखना मजबूरी है? लिखते ही मुँह फाड़ फाड़ कर जो मांगे मजदूरी है। एक कविता लिख के डाल दी, उल्टी सीधी 4-6 पंक्तियाँ लिख के डाल दी। वो चाहते कि बड़े बड़े कवि भी आके उसको प्रशंसा लिखें, वो कमेंट लिखें, तारीफ लिखें, सब यही चलता रहे, वहीं सारी प्रसिद्धि वहीं से हो जाए। लोग धड़ाधड़ क्यों लिखते हैं? क्या लिखना मजबूरी है? लिखते ही मुँह फाड़ फाड़ कर जो मांगे मजदूरी है। लिखते पढ़ते बिकते दिखते पर सारे लोगों सुन लो, अच्छा लिखना है तो पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लिखने के लिए भाई साहब अच्छा पढ़ना पड़ेगा। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं है? मुझे मार्गदर्शन दें। देखिए, बिना अध्ययन के, मैंने पहले ही कहा, लोक शास्त्र का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। जी। यदि आप नहीं पढ़ते हैं, जी, अपने से वरिष्ठ कवियों को नहीं सुनते हैं और अच्छी कविताओं को नहीं सुनते पढ़ते हैं, तो आप अच्छा साहित्य सृजन कर ही नहीं पाएंगे। साहित्य के लिए कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस संसार में गुण ना हिरानो, गुण गाहक हिरानो है। गुण की कमी नहीं पड़ी है, लेकिन गुण के ग्राह्य करने वाले हैं, उनमें दोष उत्पन्न हुआ। जी। दरअसल क्या है कि हमने सच्ची कविता को पहुंचाने के लिए मन से तैयारी ही नहीं की। जी। चुटकुलेबाजों को, हास्य को कविता मान लिया गया। यह बहुत ही दोषपूर्ण है। हास्य में कविता बहुत की जा सकती है। जी। हास्य रस
स्वयं कविता में एक रस है, 9 रसों में से एक महत्वपूर्ण रस है। जी। लेकिन हास्य क्या है, विकृत जन्य होता है। जो प्रकृति से मैं विकृति को प्रदर्शित करे वह उपहास जन्य हो जाती है, वह हास्य की स्थिति क्रिएट करती है। लेकिन हर जगह तो नहीं हो सकती, वीर रस में हास्य नहीं आ सकता। लेकिन हम लोगों का अध्ययन उतना नहीं होता, और जो गंभीर लोग होते हैं, जो गंभीर साहित्य का सृजन करते हैं, वो स्वभाव से भी गंभीर होते हैं, उनके साहित्य में भी गहराई होती है। वह क्षणिक आकर्षण को अपनी उपलब्धि नहीं मानते हैं। वह क्योंकि साहित्य में लंबी रेस का घोड़ा चलता है, लंबी गति से दौड़ने वाला घोड़ा ही टिकता है। बहुत से ये चुटकुलेबाज कल बहुत धूमकेतु की तरह इस मंच पटल पर आए और आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन वही हरिओम पवार आज की तारीख में कविता वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। विनीत चौहान कविता कर रहे हैं। चुटकुलों के बल पर चलने वाले कितने दौड़ पाएंगे? निश्चय ही मैं समझता हूँ चुटकुले गुदगुदाते हैं और हल्के स्तर के लोगों के लिए वह आवश्यक खुराक भी हो जाते हैं। इसलिए इन छोटे चुटकुलेबाजों का मंच पर आरूढ़ हो जाना संभव हो सका। लेकिन कालजयी रचनाएं बहुत कम लिखने वाले होते हैं और वो मंच पर कम जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आदरणीय प्रोफेसर श्री कृष्ण सरल जी बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे, और इस घर पे भी पधारे हैं। इस घर पे भी सौभाग्य की बात है, तो आपके लिए भी और हमारे लिए भी। मैं सुमन जी का शिष्य रहा, लेकिन सरल जी मुझे अत्यंत प्रेम स्नेह करते थे, अत्यंत स्नेह देते थे। वो यहाँ पर आए और हमसे खूब चर्चाएं, घंटों चर्चाएं की, भोजन साथ साथ किया। उनकी आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। वो उन्होंने मंच पर बहुत अच्छे कवि थे, शहीदों पर रचनाएं किया करते थे, और उनको नहीं सुना गया गुना में ही, अशोकनगर में ही, जहाँ के वे जहाँ उनकी जन्मभूमि है, और उनको सुना गया। किसको? हास्य रस के कवियों को सुना गया। उसी दिन से उन्होंने तिलांजलि दे दी मंच पर आने की। एक समय था जब नारियों को, हमारे यहाँ कवित्रियाँ जो आती थी, उनको इसलिए मंच पर बिठाया जाता था ताकि गंभीरता बनी रहे, गंभीरता बनी रहे, मतलब माहौल कवि सम्मेलन का हल्का न हो। उस समय महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजनी नायडू आदि कवित्रियाँ मंच पर विराजमान हुआ करती थी, तो अन्य वरिष्ठ और सामान्य कवि भी सकते में रहा करता था, कोई मर्यादा उल्लंघित हो ऐसी बात हमारे मुंह से न निकल जाए। आज कवित्रियाँ आती हैं, मंच पर आती हैं, वो इसलिए बिठाई जाती हैं ताकि मंच हल्का, क्योंकि संचालक ही स्वयं अपने मुंह से घोषणा करता है मंच थोड़ा हल्का, गंभीर न हो जाए, हल्का फुल्का बना रहे। यह कविता का या साहित्य का उद्देश्य है ही नहीं। अतः ऐसी स्थिति में उस साहित्य को हम साहित्य नहीं कहेंगे जो मंच को हल्का बनाए, मंच को फुल्का बनाए, या मंच पर वह आचरण जो अपने घर में हम अपनी बहनों से, अपने भाइयों से और अपनी माताओं से न कर सकें और उस कवित्री से करें, ये आचरण नहीं होना चाहिए। दुख तो तब होता है जब कई बार हमने देखा मंचों पर संचालक होता है, वो कहता है कि मुझे मालूम है तुम क्या सुनना चाहते हो, मैं तुमको वही सुनाऊंगा, वो तुम्हारे कोर्स की बात भी करूंगा। वो कोर्स कौन सा होता है? कई बार ज़्यादातर हास्य कवि कहते हैं कि अब मैं आपका मनोरंजन करता हूँ, अपनी प्रारंभिक भूमिका बनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी औकात पे आता हूँ। आखिर कवि की औकात क्या है? कवि किस औकात को दिखाना चाहते हैं? इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन ये हमारा इंदौर शहर है, इंदौर शहर में गुरुदेव सत्तन जी का शहर है, और कविता की यात्रा पूरी ज़िंदगी उन्होंने यात्रा की है। उनके साथ अच्छी कविताएं लेकर के आप भी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। हमारे शहर से बहुत सारे कवि गुरुदेव सत्तन जी के बाद और मुझ तक आते आते इस बीच की जो भक्ति की नदी में बहुत सारा जैसे पानी गुजर जाता है, इससे बहुत सारे कवियों की एक लंबी संख्या हो सकती है, जिनमें कई लोग तो जो कविता को लेकर के लोग कितने निकले हैं,
कई लोग ऐसे हैं जो चुटकुलों के लेकर के पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो फोकट लफाजी की लेकर के यात्रा कर, कई लोग अपनी भाषण शैली के कारण पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, कई लोग जुगाड़ तंत्र बैठा करके गिव एंड टेक की लेकर के यात्रा कर रहे हैं। उसी क्रम में आप कहीं ना कहीं अपना काम चला रहे हैं। इन सब के बावजूद भी अच्छी कविता लेकर के आप पूरे देश में जा रहे हैं। एक मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी है और युवा कवियों के लिए तो आप प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं कहना चाहता हूँ कविता की हार कभी नहीं होगी। मैं तो कहना चाहता हूँ कि तुलसी, सूर, कबीरा, मीरा गीत प्यार के सब गाएंगे। आपकी जो कार्यशैली उससे प्रेरित होकर के मैं कहना चाहता हूँ कि तुलसी, सूर, कबीरा, मीरा गीत प्यार के सब गाएंगे। इन कलाम को लिखते पढ़ते कवि शायर सब मर जाएंगे। बात काट दो, राह रोक दो, 100 दीवार खड़ी कर दो, पर कविता का परचम हर युग में लहराया है, लहराएंगे। वो आप कर सकते हैं और हमें भी करना चाहिए, हर कवि को करना चाहिए कि कविता का परचम ऊँचा रहे। अब जो लोग नई पीढ़ी के आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि कविता उन्हें सीखना चाहिए। हर युग में कविता का महत्व होगा और हर युग में मंचों पर कविता सुनी जाएगी। उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, ये आपसे मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न किया है पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के प्रश्न और बाकी चर्चा में छिड़ने के लिए जब आते हैं तो मन बड़ा दुखी होने के साथ साथ बड़ा प्रसन्न भी इसलिए होता है कि इस प्रकार की चिंता पालने वाले लोग भी संसार में हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि कविता न तो कभी मरती है न कभी मारी जा सकती है। कविता सहृदय के बीच सदैव जीवित रहने वाली एक ऐसी अलभ्य वाणी है, देन है, जो विरलों को ही कविता करना मिलता है। अपारे काव्य संसारे कवि रेखा प्रजापति है। आनंद वर्धनाचार्य जी कहते हैं कि इस अपार काव्य संसार में केवल कवि ही प्रजापति है, केवल कवि ही प्रजापति है। और आचार्य मम्मट ये कहते हैं कि नियतिकृत नियम रहिताम लादैक महिम अनन्य परतंत्राम, कि नियतिकृत नियम रहिताम लादैक महिम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम, नवरस रुचिराम निर्मित माँ दधती कबीर भारती जयति। कहने का अर्थ है कि कवि की वाणी, कवि की जो वाणी रचती है, बोलती है, कहती है, वह कविता की सृष्टि, वह कवि की सृष्टि होती है। उसकी सृष्टि किसी नियम से बंधी हुई नहीं होती। ये भी मैं मानता हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप चुटकुले करने लग जाओ नियम से बंधी हुई। चुटकुला कालजयी नहीं, हमारे मुंह से ऐसी वाणी निकलना चाहिए जो हमेशा अनुकरणीय हो, संग्रहणीय हो और आदरणीय हो। ऐसी ही बात हमको करना चाहिए जिसे जो समाज में सम्माननीय दृष्टि से देखी जाए। क्योंकि कवि होना बहुत मुश्किल का काम होता है। कवि ऐसे ही सहज नहीं बन जाते। कहीं कहा गया मानव होना महाभाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कवि होना सौभाग्य। क्या ये नीरज जी ने कहा है? नीरज जी हमारे बहुत अच्छे श्रेष्ठ कवियों में, श्रेष्ठ गीतकारों में जाने गए से एक युग उन्होंने जिया। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये जो चुटकुलेबाज हैं या ये जो संसार में भले ही चाहते रहें लेकिन उनकी चुटकुले तो हमेशा चुटकुले ही बने रहेंगे। उनके नाम से क्या है? उनके नाम से कुछ नहीं छूटा है। जिनके नाम से छूटा है उनको हम आज भी याद करते हैं। वो दिनकर हैं, निराला हैं, पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, राम कुमार वर्मा है, आदि अनेकों ऐसे सुनाम धन्य हैं, श्रीधर पाठक हैं, और स्वयं बड़े बड़े दिग्गज कवि हुए हमारे देश की। जो महाविभूतियों के यदि हम नाम गिनाना शुरू कर दें तो बाण भट्ट से लेकर के, कालिदास से लेकर के, दंडी, वरामीर है, आदि कवियों से लेकर के आज दिन तक ये तो कवियों की धरा रही है। ये देवदूतों की धरा है। कवि को ईश्वर माना गया और ईश्वर ही अगर सिर्फ हंसाने का ही काम करे, सिर्फ नाक लगाने का ही काम करता रहे, सिर्फ नाक ही लगाना, पूरा शरीर नहीं बनाए, केवल नाक बनाए तो वह ईश्वर नहीं कहा जाएगा। वह ईश्वर नहीं कहा जाएगा। ईश्वर तभी कहा जाएगा जो नाक भी लगा ले, आँख भी लगा ले, कान भी बना ले, पूरा शरीर की रचना कर ले। वह कवि होता है, वह ईश्वर होता है। इसी प्रकार से केवल हास्य को प्रकट करे, केवल एक रस को जिए, वह कवि
अधूरा कवि है, पूरा कवि नहीं है। पूरा कवि होने के लिए उसको चाहिए समग्र अध्ययन करे। जैसा आपने कहा कि बिना अध्ययन करे, बिना पढ़े कोई कवि नहीं होता। पढ़ाई बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन पढ़ाई को नकारा नहीं जा सकता। जितना आप अध्ययन करोगे उतने अच्छे निखरते हुए आओगे। निश्चय ही पहले अध्ययन गहराई उतनी आएगी, गहराई भी उतना बढ़ेगा। भाई साहब एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं, वर्तमान में सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत सारी चैनलों पर बहुत सारा ज्ञान बहाया जा रहा है, ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है। हमारे बड़े बड़े कवि, बहुत सारे कवि भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ गिने चुने लोग तो हैं जो सभी को सपोर्ट करते हैं, युवा कवियों को प्रोत्साहन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, समझाइश देते हैं और उनसे बात भी करते हैं, उनकी पोस्ट पर उनको लाइक कमेंट भी करते हैं, समय मिलता है तो। लेकिन वर्तमान समय जो है उसकी मांग ये है कि अगर व्यक्ति के पास समय है और वो कवि है तो एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है सोशल मीडिया का भी, उसे नकारा नहीं जा सकता है। व्यक्ति को उपस्थित रहना चाहिए और समय हो तो अपने जो नई कलम है, नई पौध है, नई जो पीढ़ी आ रही है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से कई बड़े कवि जो हैं वो छोटे कवियों को या उनसे जिनका मतलब है ही नहीं, वो उनको किसी गिनती में नहीं लेते हैं और उसको अगर कोई अच्छी रचना होती है तो उसको सराहते भी नहीं है। मैं इसे तो कहीं मैंने पंक्ति कही थी वो पसंद है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बात कहाँ तक सही है, मुझे लगा, और अगर ऐसा है तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसा है प्रारब्ध स्वयं को कवि कहते हैं। कवि हैं तो हमारा पूरा कवि कुल है। हमने किसी भी माध्यम से, सबकी किस्मत में नहीं होता प्रसिद्धि पाना, नाम या शोहरत पाना। लिखते बहुत सारे लोग अच्छा लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक कुछ लोग पहुँचे। तब उनका भाग्य क्या है जो भाग्य से उनको मिल गया, भाग्य का मिला या भाग्य से ज़्यादा मिल गया, ये एक अलग बात होती। मैं कहना चाहता हूँ कि कैसा है प्रारब्ध स्वयं को कवि कहते हैं। क्या होगा उपलब्ध स्वयं को कवि कहते हैं अगर हमारे पास किसी के प्रोत्साहन को, अगर हमारे पास किसी के प्रोत्साहन के लिए नहीं दो शब्द स्वयं को कवि कहते हैं, लिए नहीं दो शब्द। मैं उन बड़े कवियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कम से कम अपनी पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी उनसे अपेक्षा रखती है उसके लिए कुछ ज़रूर करें। ये पाठक जी बहुत अच्छे प्रश्न आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में प्रोत्साहन तो देना वरिष्ठों का कर्तव्य होता है। यदि वो प्रोत्साहन कहें, आशीर्वाद कहें, मिलना चाहिए नहीं पीढ़ी को, मिलना ही चाहिए। क्योंकि कारण क्या है कि बहुत से कवि जिनमें सच्ची प्रतिभा होती है, बहुत गहरी प्रतिभा होती है, वो इस क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं प्रोत्साहन के अभाव में। सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। प्रोत्साहन के अभाव में इस क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं और हमारा साहित्य, हमारी भाषा सब इस योगदान से वंचित हो जाती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कुछ तो बच्चों में ललक होना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, ये कविता जिसको आती है उसके भीतर एक स्वयं अनाहूत एक अहम कार्य करता है, जिसे हम दंभ कहते हैं। इसे मिटाना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण एक और है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा यश की चाहना रहती है। स्वयं कालिदास कहते हैं कि मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम प्रांशु लब्धे फले लोभात उद्बाहुरि ब्रह्मणा। मैं मंद बुद्धि कविता के यश को चाहने वाला रघुवंश को जो लिख रहा हूँ वो उसी प्रकार से लिख रहा हूँ जैसे कोई बौना व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर लगे हुए फल को तोड़ने के लिए बार बार उचक रहा हो। तो इसमें ये उन्होंने उपमा तो बहुत अच्छी दे दी, लेकिन अपने आप को मंदा कह करके उन्होंने अपनी अधमता को स्वीकारा। लेकिन मंदा के बाद कवि यशा प्रार्थी जो लिखा, इसका अर्थ है कविता के यश को चाहने वाला। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये कविता के यश की चाहना करना ये कहीं न कहीं अहम को बढ़ावा भी देता है। यदि कविता के यश को चाहा नहीं गया, बहुत से हमसे बहुत छोटे हमारे अनुज कई कवि ऐसे हैं जिनमें मैंने पाया है कि उनको परिमार्जन उनकी कविता में जरा सा किया कि उनको बुरा लग जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है।
उनको बुरा लग जाता है। हो सकता है आपसे वो संबंध तोड़ने की परिधि तक वो चले जाएं। क्या तो ऐसी स्थिति में उनको सही प्रोत्साहन देना भी कठिन हो जाता है। एक तो ये पक्ष हो गया। दूसरा, जो कवि है वो वरिष्ठ, उनमें भी दंभ का अभाव कम नहीं होता है। बस मैं यही कोशिश करना चाहता हूं। उनमें भी दंभ का अभाव कम नहीं होता, मतलब उनमें भी दंभ रहता है। उनका दंभ ये है कि हमको इसने 4 बार नमस्कार नहीं किया, हमारे पाँव नहीं पड़े इसने हमको कुछ, तो ऐसी स्थिति में उनका दंभ उसको प्रोत्साहन नहीं देने देता। तब स्थिति ये बनती है कि नई पौध, नई प्रतिभाएं और नए समाज को आप न कुछ देते हुए अपेक्षा करने लगते हैं, और वह अपेक्षा पर खरा नहीं उतर पाएगा जब तक उसको शिक्षा नहीं मिलेगी। तो ये दोनों तरफ के दोष हो जाते हैं। इसको सावधानी पूर्वक, जिस प्रकार से हमारे यहाँ अहम को दबाने के लिए, विनम्रता को लाने के लिए आदेश दिए गए हैं धर्म में और साहित्य में, उसको स्वीकारना चाहिए। हाँ, लेकिन भाई साहब ये आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर भी मेरा मत तो मेरा मनसा तो यही है, मत भी मेरा यही है कि युवा कवियों को, नए कवियों को, हमारी नई पीढ़ी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। हाँ, उनको मिलना चाहिए, उनको प्रतिक्रिया भी मिलना चाहिए, कमेंट भी मिलना चाहिए, प्रोत्साहन भी, सुझाव भी देना चाहिए, क्योंकि हमको तुमको इसको उसको ये लत होती है, हमको तुमको इसको उसको ये लत होती है, भली कहो या बुरी सभी की आदत होती है, मिले नहीं तो दुनिया मन की आहत होती है, अपनों को भी अपनेपन की चाहत होती है। सही बात। बस उसी चाहत के कारण भाई साहब बहुत लंबी बात अपन नहीं करेंगे। मुझे मालूम पड़ा है कि आप प्रॉपर इंदौर के नहीं हैं, मुझे मालूम इंदौर के नहीं हैं। इंदौर से पहले आप भिंड क्षेत्र से, कहीं बुंदेलखंड से आप हैं, लेकिन आपको हमारे इंदौर को हो गया। लेकिन इंदौर में आपको लेके आने वाला कौन व्यक्ति है, किसकी प्रेरणा से आप कविता के क्षेत्र में यहाँ तक पहुँचे हैं, किसको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, अपने प्रेरणा पुरुष मानते हैं, इस पर कुछ चर्चा करते हैं। और मैंने कहीं सुना था कि आपने अपने परिचय में कुछ पंक्तियाँ, कुछ छंद लिखे हैं, वो भी आप हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। आपके परिचय में मैंने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन आपकी तरफ से अभी कुछ भी ऐसी बात नहीं आई जो हमारे दर्शकों को पहुँचे। बहुत अच्छे छंद लिखते हैं आप, मैंने भी कहीं ना कहीं प्रेरणा आपसे ली है, उसके माध्यम से कविताओं में बहुत सारी प्रेरणा आपसे मिलती है, मुझे आपका आशीर्वाद मिलता है। मैं चाहता हूँ आपके प्रेरक कौन हैं, आपके प्रेरणा पुरुष कौन हैं, वहाँ से अपनी बात शुरू करें। बहुत अच्छी बात की है पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बीती बातों को याद दिलाने में आपने हमको जागृत कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस संसार में एक स्थान इटावा ज़िला में ऐसा है जहाँ पर चंबल और जमुना के बीच में बहुत कम दूरी है, केवल 3 कोस की ही दूरी है चंबल और जमुना के बीच में। उसे पारपट्टी नाम दिया गया है। पारपट्टी जैसे भदावर का वह अंश है, भदावर क्षेत्र है, भदावर स्टेट रही है, उसका वह पारपट्टी क्षेत्र है। दोनों तरफ एक तरफ चंबल का जंगल है, एक तरफ जमुना का जंगल है। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ, इटावा ज़िले में पड़ता है। एक बार क्या हुआ, मैं आपको दास्तान सुनाता हूँ। कवि सम्मेलन था 1977 में, उसमें डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन वहाँ के विक्रम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। वे 1977 में कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए इटावा गए हुए थे। संयोग से उस समय मैं इटावा में BA का छात्र था और मैं पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते गुनगुना लिया करता था। मेरी माँ, मेरे पिताजी बहुत अच्छी आला गाते थे, बहुत अच्छे संगीत के जानकार थे, वो अच्छे गम्मत गाते थे, कीर्तन गाते थे और ठेके पे गाते थे। ऐसी स्थिति में उनको देख करके मैं भी गुनगुनाया करता था, गाया करता था। गाते गाते कविता करने का, तुक मिलाने का हमको वो आ गया। ऐसे ही धीरे धीरे हमने छंद ब्रज के लिखे और वो गाने लगा। उसी दौरान 77 में ये कवि सम्मेलन आयोजित हुआ अखिल भारतीय, जिसमें 33 कवि लोग थे। 33 कवियों में काका हाथरसी जी, स्वयं हरिओम पवार जी, नीरज जी, ये हुल्लड़ मुरादाबादी, पवन चौहान पवन, उदय प्रताप सिंह जी आदि वरिष्ठ कवि
उस समय थे और सूंड फैजावादी जी उसका संचालन कर रहे थे। बहुत अच्छे संचालक थे। उसमें भोंपू आए थे मुजफ्फरपुर वाले, तो बड़ी अच्छी रचनाएं हो रही थी। मुझे कॉलेज की तरफ से, हम कॉलेज के संगठन ने ज़बरदस्ती उसमें कवि सम्मेलन में कविता पाठ करने के लिए अपनी तरफ से अड़ करके हमें उसमें लिस्ट में नाम लिखवा दिया। हाँ, और मैं भी चला गया। और क्योंकि मैं सबसे छोटा बालक था और मैंने उस समय 2 ब्रज के छंद पढ़े, और जब मैंने शुरुआत की, मैंने कहा मैं आपके आंगन का, वो सूंड फैजावादी ने मंच पर घोषणा की आपके आंगन का फूल और आपके समक्ष कविता पाठ करने जा रहा है। और बहुत अच्छे वो संचालक थे उस समय के, फैजाबाद के थे, सूंड नाम था। तो उन्होंने जब हमें पेश किया तो हमने पहला छंद जैसे ही सुनाया और दूसरी तीसरी लाइन पर जो तालियों की गड़गड़ाहट लगी, अरे मैं तो भर गया प्रसन्नता से, मुझ में उत्साह और जागा। और मैंने जो छंद पढ़ा पूरा किया कि तालियां वो वंस मोर होने लगा। और जैसे वंस मोर होने लगा, सुमन जी उठे, इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने जो उनके सामने माला पड़ी हुई थी वह माला उठा करके मेरे गले में पहना दी और हमारे पीठ पर ढोल मारी, बेटे जियो, बहुत बढ़िया, पढ़ो। अब तो मैं राजा हो गया मंच का। और मैंने जो दूसरा छंद पढ़ा, अब तालियों की गड़गड़ाहट हर पंक्ति पर, जो 2 बार मैंने पंक्ति को दोहराया, हर पंक्ति पर बार तालियों की गड़गड़ाहट, और सुमन जी का आशीर्वाद मिल गया। तो और पूरा पंडाल उस बालक पर उस दिन प्रसन्न हो गया। जब प्रसन्न हो गया, दिनेश जी आप मानोगे, सुमन जी ने, नीरज जी ने, बड़े मंच पर, जो नीरज जी उस समय गिलास लिए हुए पीते हुए कविता करते थे, मंच पर पीछे बैठे, सब ने हमको आशीर्वाद दिए। और जब इंटरवल हुआ, बीच में पहले इंटरवल हुआ करते थे कवि सम्मेलनों में, इंटरवल हुआ तो हमसे सब कवियों ने हमको घेर लिया और पूछा, बेटा कहाँ रहते हो, क्या करते हो। और सुमन जी ने भी पूछा, तो सुमन जी बोले, तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा पढ़ रहा हूँ। तो क्या करना चाहते हो। मैंने कहा आप सर्विस तलाशेंगे तो उज्जैन आ जाओ। और मैं उनके कहने पर उज्जैन आ गया। फिर सुमन जी शिवमंगल सिंह जी सुमन ने हमको बुलाया, और उस समय पंडित दयाशंकर वाजपेयी जी उनको मृच्छकटिकम पढ़ा रहे थे। किसको, सुमन जी को। सुमन जी जो वाइस चांसलर थे, उनको पंडित दयाशंकर वाजपेयी जी बहुत अच्छे संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान थे। वह शूद्रक का लिखा हुआ मृच्छकटिकम नाटक उनको पढ़ाने जाया करते थे। आँखों से अंधे थे, प्रज्ञाचक्षु थे। तो उनको मैं हर इतवार को ले जाया करता था सुमन जी के घर। तो सुमन जी उनको पैसे दिया करते थे हर एक पढ़ा, क्यों वाइस चांसलर थे, कोई तकलीफ थी नहीं। आज़ाद नगर 31 आज़ाद नगर में तब रहा करते थे सुमन जी, बाद में प्रतीक्षा पे पहुँचे उसमें। तो वहाँ से हमको आशीर्वाद मिले। सुमन जी हमको सिखाते, सुमन जी हम पर बहुत प्रसन्न होते, बार बार कहते इस पर लिखो, उस पर लिखो, इस पर लिखो, उस पर लिखो, लिखते पढ़ते और हम उनसे बात करते। वो हमको लाए, मैंने उनको गुरु माना, उन्होंने हमको बार बार सिखाया, उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और मैं यहाँ तक आया। और एक रचना में आपको सुना देता हूँ। डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास जी ने हमको खूब आशीर्वाद दिए। उनके साथ वीणा में कार्य करने का खूब सानिध्य प्राप्त हुआ। सत्तन जी का साथ हमें सानिध्य खूब मिला, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। विराट जी, चंद्रसेन विराट इस देश के बहुत बड़े गीतकार, उनका सानिध्य हमको नित्य मिलता था। हम बड़े सौभाग्यशाली रहे। वो रचना का छंद मैं आपको सुना देता हूँ कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया गाँव, कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया गाँव, कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया गाँव, जिला है इटावा, वीर भूमि है भदावरी। कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया गाँव, जिला है इटावा, वीर भूमि है भदावरी। और दादा शिव सिंह पर दादा
बनोलू सिंह मेरे पिता बजरंग सिंह क्षत्रिय बिरादरी। क्या बात है। तो संबल सुयमुना का चंबल का जंगल है, मंगल अमंगल में बीती है विभावरी। और वहीं मेरा जन्म हुआ, प्राण संस्कार मिले, जहाँ शेर और शूर करते बराबरी। तो बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया कि बचपन से ही बचपन कि बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया। हुआ जब किशोर गंगा जमुना में नहाया हूँ। कानपुर पढ़ने चला गया, इटावा पढ़ने चला गया कि बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया। हुआ जो किशोर गंगा जमुना में नहाया हूँ। और मालवा की शिप्रा की पवित्रता की बातें सुनो, महाकाल की विशालता में डूब पाया हूँ। तो नदी नर्मदा भी जहाँ नल में उतर आई, कि नदी नर्मदा भी जहाँ नल में उतर आई, ऐसे स्वाभिमानी इंदौर का बुलाया हूँ। और सरल सुमन कालिदास की परंपरा में भोज और विक्रम की भूमि चला आया हूँ। और सत्तन विराट की समीप चला आया हूँ, सत्तन विराट के संग। इस प्रकार का मेरा जीवन क्रम रहा है। मैं अपने साहित्य काव्य रचना से और अन्य प्रकार के साहित्य लेखन से संतुष्ट हूँ पूरी तरह से। मुझे किसी भी प्रकार का मुझे भगवती सरस्वती ने सब कुछ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं तो भाई साहब बहुत बहुत आभार आपका। आपके आभार की कुछ पंक्तियाँ, और जो हमारे दर्शक हैं, हमारे श्रोता हैं, उनके आभार की पंक्तियाँ जो मैंने महसूस करता हूँ आपके प्रति, जो मेरा आभार मन में होता है, जो प्यार है इसलिए है। और आपका मुझे जो मिलता है उसकी 4 पंक्तियों के साथ समापन करता हूँ इस वार्ता का, कि सत बंधन अभिनंदन है, सत बंधन अभिनंदन है, दिल से है आभार तुम्हारा। सत बंधन अभिनंदन है, दिल से है आभार तुम्हारा। सारे श्रोताओं का आभार भी इन पंक्तियों में शामिल है। उनका प्यार मुझे भी मिलता रहता है, मेरी चैनल को मिल रहा है। सत बंधन अभिनंदन है, दिल से है आभार तुम्हारा। फूलों से भी ज़्यादा सुंदर मिला हमें उपहार तुम्हारा। स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहो तुम, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहो तुम, सदा हमारी यही दुआ है। मिलता रहे हमेशा हमको पल पल निश्चल प्यार तुम्हारा। मिलता रहे हमेशा हमको पल पल निश्चल प्यार तुम्हारा। जय हिंद, जय भारत।